हेलो स्टूडेंट्स, जय श्री कृष्ण। इंस्पायर एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है। लास्ट क्लास में हम डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में कार्नो मैप पे डिस्कशन कर रहे थे और हमने 2 वेरिएबल के मैप के बारे में डिस्कस किया था। थोड़ा सा क्लास को रिवाइंड करते हुए मैं बता दूं आपको कि जो के मैप है वो बेसिकली किसी भी बूलियन एक्सप्रेशन, कोई बड़ा बूलियन एक्सप्रेशन है, उसको सोल्व करने के काम में आता है। जो रिड्यूस्ड एक्सप्रेशन होगा, के मैप से हमें जो रिड्यूस्ड एक्सप्रेशन मिलेगा वो उस बूलियन एक्सप्रेशन को हम मिनिमम नंबर ऑफ बेसिक गेट्स की हेल्प से सोल्व कर सकते हैं। तो एक तरीके से हम ये भी कह सकते हैं कि एक तरीके से हम ऐसा भी कह सकते हैं कि जो के मैप है वो किसी भी बूलियन एक्सप्रेशन की जो ट्रूथ टेबल बनती है उस ट्रूथ टेबल का अरेंजमेंट ही ये है। और जो ट्रूथ टेबल में एलिमेंट आएंगे या तो एसओपी फॉर्म में आएंगे, या के मैप में जो एलिमेंट आएंगे वो या तो एसओपी फॉर्म में आएंगे या फिर पीओएस फॉर्म में आएंगे। इतना हमने डिस्कस किया था। इसके बाद हमने डिस्कस किया था कि जो के मैप हम बनाते हैं या तो 2 वेरिएबल के मैप या 3 वेरिएबल के मैप या 4 वेरिएबल के मैप। हम अपने सिलेबस में 4 वेरिएबल के मैप तक ही पढ़ेंगे, लेकिन 5 वेरिएबल के मैप भी हम बना सकते हैं। उसके लिए हम एक आध एग्जाम्पल देखेंगे अगर टाइम परमिट करेगा तो। लेकिन जो सॉल्यूशन होगा के मैप का वो या तो पीओएस फॉर्म में होगा या फिर एसओपी फॉर्म में होगा। तो अगर सॉल्यूशन पीओएस फॉर्म में है तो हम उसको कैसे सोल्व करेंगे, और एसओपी फॉर्म में है तो कैसे सोल्व करेंगे। जनरली जितने भी सॉल्यूशंस हम करेंगे वो एसओपी फॉर्म में करेंगे। एक आधा एग्जाम्पल मैं तुम्हें पीओएस फॉर्म का भी दूंगा, या फिर हम एसओपी को पीओएस में कन्वर्ट कैसे करते हैं उसको देख लेंगे। तो किसी भी तरीके का कोई कंफ्यूजन हमारे पास नहीं रहेगा। तो जैसा कि हम डिस्कस कर रहे थे कि के मैप में जो एलिमेंट्स हैं एसओपी फॉर्म में अगर उसको सोल्व करते हैं तो हम 1 के पेयर्स ग्रुप्स बनाते हैं, और अगर ग्रुप 2 एलिमेंट का ग्रुप बनता है तो उसको हम पेयर बोलते हैं। 4 एलिमेंट का ग्रुप बनता है तो उसको क्वेड बोलते हैं। 8 एलिमेंट का ग्रुप बनता है तो उसको ऑक्टेट बोलते हैं, और 16 एलिमेंट का ग्रुप बनता है तो उसको हेक्सोन बोलते हैं। सिंस हम लोग जो ग्रुप की बात कर रहे हैं 4 वेरिएबल के मैप में मैक्सिमम एलिमेंट 16 होंगे, तो अगर 16 का ग्रुप बनेगा तो वो हेक्सोन होगा। इसके बाद में हम अगर 5 वेरिएबल के मैप डिस्कस करते हैं तो मैक्सिमम नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे वो 32 होंगे। तो उस केस में तुम्हारे पास मैक्सिमम 32 का ग्रुप बनेगा। वहाँ तक हम नहीं पहुँचेंगे हालांकि, लेकिन जो ग्रुप बनते हैं वो ग्रुप मैंने तुम्हें बताया था कि या तो वर्टिकल ग्रुप बनेगा या फिर हॉरिजॉन्टल ग्रुप बनेगा। और अगर वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल ग्रुप बन गए तो उससे हम एक्सप्रेशन को कैसे लिखते हैं। 2 वेरिएबल के मैप के कुछ एग्जाम्पल्स मैंने तुम्हें बताए थे। अगर कोई डायगोनल ग्रुप बनता है तो डायगोनल ग्रुप परमिट नहीं करेंगे। ओके, तो ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस की थी। इसके बाद हम कुछ पॉइंट्स और ध्यान रखने के लिए हैं जिनमें मैंने तुम्हें बताया था कि अगर सारे के सारे एलिमेंट के मैप में वो 1 है तो उस के मैप का जो रिजल्ट होगा वो होगा 1, अगर हम उसको एसओपी फॉर्म में लिख रहे हैं तो। अदरवाइज क्या होगा, अगर पीओएस फॉर्म में लिखेंगे तो वो 0 होगा। और लेकिन वहाँ पे एलिमेंट में पीओएस फॉर्म में जो एलिमेंट बनाएंगे, ग्रुप बनाएंगे, वो 0 जहाँ पे होंगे 0 एलिमेंट का ग्रुप बनेगा। एसओपी फॉर्म हम पहले पढ़ रहे हैं, एसओपी फॉर्म में जो ग्रुप बनेगा वो 1 का बनेगा। ओके, तो अब यहाँ पे कुछ की पॉइंट्स हैं, उनको तुम ध्यान से सुनो और नोट कर लेना साथ ही साथ। तो पहला की पॉइंट क्या है, वो ये है कि अगर तुम्हारे पास कोई भी के मैप हो, उस के मैप में हम सबसे पहले एलिमेंट्स फिल करेंगे ट्रूथ टेबल के बेसिस पे। हम कुछ एग्जांपल्स बाद में करेंगे जब हम पढ़ेंगे, कंपेरेटर पढ़ेंगे,
मल्टीप्लेक्सर पढ़ेंगे, यूँ कहें एडर, सब्ट्रैक्टर, ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे, पेरिटी चेकर पढ़ेंगे, तब हम देखेंगे कि कैसे ट्रूथ टेबल से हम एलिमेंट लिखते हैं। ओके, तो एग्जांपल्स करेंगे, कुछ क्वेश्चंस करेंगे, तब तुम्हें समझ में आएगा कैसे इन एलिमेंट्स को फिल किया जाता है। और जैसे ही हमने एलिमेंट फिल कर लिए, अब हम देखेंगे कि अगर तुम्हारे पास 3 वेरिएबल के मैप है तो सबसे पहला जो हमारा सोचने का तरीका होगा वो ये होगा कि कहीं सारे के सारे एलिमेंट 1 तो नहीं है। मैक्सिमम पेयर 3 वेरिएबल के मैप में कितने का बनेगा? मैक्सिमम ग्रुप 8 एलिमेंट का बनेगा, 8 एलिमेंट्स का। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि 8 एलिमेंट्स का ग्रुप बन रहा है या नहीं बन रहा। अगर बन रहा है तो रिजल्ट 3 वेरिएबल के मैप का 1, अदरवाइज फिर हम अगले लेवल पे जाएंगे। 8 से कम एलिमेंट्स का ग्रुप कौन सा बनेगा? तो वो होगा क्वेड, जिसमें 4 एलिमेंट होंगे। तब हम देखेंगे कि 4 एलिमेंट का ग्रुप बन रहा है या नहीं बन रहा। अगर 4 एलिमेंट का ग्रुप बन रहा है तो मैक्सिमम नंबर ऑफ ग्रुप बनाएंगे 4 एलिमेंट्स के, ठीक। और वो बनाने के बाद फिर देखते हैं कि कोई एलिमेंट बच रहा है या कोई 1 वाले एलिमेंट बच रहे हैं या नहीं बच रहे। अगर बच रहे हैं तो फिर 2 के ग्रुप बनाने स्टार्ट करेंगे, 2 के मैक्सिमम बना देंगे। इसके बाद भी अगर कोई एलिमेंट बनता है तो उसको अकेला रखेंगे, ठीक। तो ये सारा का सारा काम करना है, तो हम मैक्सिमम से स्टार्ट होंगे। ऐसे ही मैं एक बार फिर से रिपीट करूं कि अगर हमारे पास 4 वेरिएबल के मैप है तो 4 वेरिएबल के मैप में हम देखेंगे कि सबसे पहले तो सारे के सारे एलिमेंट तो कहीं 1 नहीं है। अगर सारे के सारे एलिमेंट 1 है तो आंसर सिंपल 1 आएगा। इसके बाद हम देखेंगे कि अगर 16 का कोई ग्रुप नहीं बन रहा तो हम देखेंगे 8 के ग्रुप कितने बन रहे हैं। मैक्सिमम नंबर ऑफ ग्रुप्स 8 एलिमेंट्स के देखेंगे, 8 एलिमेंट्स के, वो हम बना देंगे। उसके बाद अगर कोई 1 रह जाते हैं तो फिर देखेंगे कि 4 एलिमेंट्स के ग्रुप कितने बन रहे हैं, जितने मैक्सिमम बनेंगे उतने बना देंगे। उसके बाद 2 पे आएंगे और फाइनली 1 एलिमेंट का ग्रुप बनेगा। इसके बाद एक चीज और इंपॉर्टेंट है जिसको तुम्हें नोट करना है कि अगर किसी ग्रुप के सारे एलिमेंट्स दूसरे ग्रुप्स के साथ एसोसिएटेड हैं तो उस ग्रुप को हम कहेंगे रिड्यूसेबल ग्रुप, और उस ग्रुप को हम इस के मैप से में जो ग्रुप बना रखा है उसको हम हटा देंगे, रिड्यूसेबल ग्रुप को हटा देंगे। क्योंकि रिड्यूसेबल ग्रुप एक्सप्रेशन को लंबा करेगा, तो हमें तो रिड्यूस्ड एक्सप्रेशन चाहिए, तो रिड्यूसेबल ग्रुप्स को हम वहां से हटाएंगे। तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इसको हम नोट कर सकते हैं कि इफ all the elements of any group are associated with other groups, then that group is known as reducible group। रिड्यूसेबल ग्रुप तुम्हें पता चल गया क्या होता है। इसके अलावा मैंने जो पॉइंट्स बोले हैं उनको तुम 1 by 1 लिखोगे, ठीक है। तो इसके बाद हम बात करें 3 वेरिएबल के मैप्स के कुछ एग्जांपल्स हमें करने हैं। तो कुछ एक एग्जांपल मैं यहां पे लेता हूं। सपोज तुम्हारे पास कोई एक इस तरीके से A, B और C 3 एलिमेंट है। 3 वेरिएबल के मैप हम बना रहे हैं। यहाँ पे 0, यहाँ पे 1, 0 का ग्रे कोड, 1 का ग्रे कोड, फिर यहाँ पे 2 डिजिट्स में 0 का ग्रे कोड, 1 का ग्रे कोड, 2 का ग्रे कोड और 3 का ग्रे कोड। तो ऐसे ग्रे कोड्स में ये वैल्यूज लिखेंगे। अब यहाँ पे बाइनरी के करस्पॉन्डिंग यहाँ पे एलिमेंट्स लिखेंगे।
तो 0 0 0 मीन्स m0, स्मॉल m0 मीन्स मिन टर्म की क्या वैल्यू है इस 0 0 0 कॉम्बिनेशन के लिए किसी भी 3 वेरिएबल बूलियन एक्सप्रेशन में, तो उसकी वैल्यू यहाँ पे या तो 0 आएगी या तो 1 आएगी। तो ये एलिमेंट्स हमें फिल करने हैं। सपोज मैं रेंडमली ये एलिमेंट्स उठा लेता हूँ, तो रेंडमली ये एलिमेंट्स मैंने ऐसे उठा लिए, ओके, और यहाँ पे एक बना दिया, यहाँ पे एक बना दिया, यहाँ पे एक बना दिया, इस तरीके से एलिमेंट्स हैं, और यहाँ पे तुम्हारे पास 0। तो इस के मैप का आंसर क्या होगा, ये एसओपी फॉर्म में हमें रिजल्ट बताना है, तो वाई आउटपुट की वैल्यू क्या होगी, तो उसको हम देखते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें चेक करेंगे कि सारे के सारे एलिमेंट 1 है, तो सारे के सारे एलिमेंट 1 नहीं है, ये एक 0 है यहाँ पे, तो इसका मतलब ऑक्टेट नहीं बनेगा। तो अब हम आएंगे किस पे, क्वेड पे। अब मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेड्स हमें बनाने हैं, तो देख सकते हैं आसानी से कितने क्वेड बनेंगे। तो सबसे पहले तो तुम्हारे पास एक क्वेड ये है, राइट, एक क्वेड ये है, दूसरा क्वेड ये है, इसको हम ऐसे पीछे की तरफ घुमा सकते हैं। ध्यान रहे यहां पे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जो ग्रुप बनेगा, यानी जैसे ये यहां से यहां हम आ रहे हैं, ये हम ग्रुप में एलिमेंट्स ले रहे हैं, ये एलिमेंट्स अगर हम ले रहे हैं तब इस एलिमेंट के लिए और इस एलिमेंट के लिए ऊपर से नीचे आएंगे तो केवल एक डिजिट चेंज होना चाहिए। तो यहाँ पे तो 0 से 1 चेंज हो रहा है, और इधर से इधर जाएं, अगर मान लो मेरे पास ये ग्रुप में बना रहा हूँ ऐसे, ये ग्रुप में ऐसे बना रहा हूँ, तो इसमें और इसमें भी केवल एक डिजिट चेंज होना चाहिए। तो यहाँ पे 0 0 1 0, तो इसका मतलब ये एलिमेंट दोनों, ये वाले दोनों एलिमेंट और ये वाले दोनों एलिमेंट इस ग्रुप में शामिल हो सकते हैं। क्यों हो सकते हैं, क्योंकि यहां से यहां अगर देखें, इन दोनों का ग्रुप बना दें, तो यहां पे इसमें और इसमें एक डिजिट का चेंज है। अगर ये सारे के सारे 1 है, ध्यान से देखें, एक ग्रुप ये बन सकता है 4 का, बन सकता है कि नहीं बन सकता, ये बन सकता है, तो ये एक ग्रुप बनेगा, इसको भी हम ऐसे बना सकते हैं। यहां पे भी हम ग्रुप बना रहे हैं, तो देख रहे हैं यहां से यहां जा रहे हैं तो केवल एक डिजिट चेंज हो रहा है, ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो भी केवल एक डिजिट चेंज हो रहा है। तो जहां एक डिजिट केवल चेंज हो वहां ग्रुप बनेगा, ओके। अब इस सारे के सारे 1 आ गए, मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेड्स हमने बना लिए हैं। ऐसे ही बनेगा, ऐसे नहीं कर सकते कि यहाँ पे एक 2 का ग्रुप बना दिया। अगर 2 का ग्रुप बना दिया तो मैंने कहा 2 का ग्रुप अगर हम बनाते हैं तो एक वेरिएबल रिड्यूस होता है, बताया था मैंने। 4 का अगर ग्रुप बनाते हैं तो 2 वेरिएबल रिड्यूस होते हैं एक्सप्रेशन में, और 8 का अगर ग्रुप बनाते हैं तो 3 वेरिएबल रिड्यूस होते हैं, और 16 का ग्रुप बनाते हैं तो 4 वेरिएबल रिड्यूस होते हैं। तो हमें तो मैक्सिमम वेरिएबल रिड्यूस करने हैं, इसलिए अगर यहाँ पे इस 1 को ग्रुप में शामिल करना है तो मैक्सिमम नंबर ऑफ एलिमेंट्स इसमें कितने आ सकते हैं, किन में से, इनमें से 2 to the power 0, 2 to the power 1, 2 to the power 2, 2 to the power 3, इनमें से मैक्सिमम नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने आ सकते हैं। तो या तो 1 आना चाहिए, या 2, या 4, या 8, या 16। तो यहाँ पे तुम्हारे पास 4 का ऑप्शन है, तो 4 का ही बनाएंगे, ठीक है। अब इसका एक्सप्रेशन लिखेंगे तो आउटपुट क्या आएगा, y आउटपुट इज इक्वल टू, तो देखो सबसे पहले ये वाला ग्रुप ले लेते हैं, यही वाला, ठीक है। तो इसके लिए अगर हम ऊपर से नीचे आए तो a की वैल्यू 0 से 1 चेंज हो रही है, इसका मतलब a को छोड़ना है, ठीक। अब यहां से यहां जाएं, यहां से यहां जाएंगे तो b की वैल्यू कितनी है, 0, c चेंज हो रहा है, तो c चेंज हो रहा है, c को छोड़ देंगे, b की वैल्यू 0 है तो क्या लिख देंगे, 0 है तो b बार, ठीक। अब तुम्हारे पास इस ग्रुप का काम हो गया, इस ग्रुप का काम हो गया, तो हम बीच में क्या लगाएंगे, प्लस, फिर नेक्स्ट ग्रुप पे जाएंगे। अब तुम्हारे पास नेक्स्ट ग्रुप सपोज ये है, इस ग्रुप के लिए लिखें, तो इस ग्रुप के लिए तुम्हें पता है b और c दोनों चेंज हो रहे हैं, यहां से यहां तुम जाओगे, b की वैल्यू यहाँ 0, यहाँ 0, यहाँ चेंज होगी, इसलिए b को छोड़ देंगे, c की वैल्यू यहाँ 0, यहाँ 1 चेंज होगी, तो c को छोड़ देंगे। लेकिन इस पूरे ग्रुप के लिए a की वैल्यू कितनी है, 1, तो a की वैल्यू 1 है तो क्या लिखेंगे, a, इसके बाद क्या लगाएंगे, प्लस। अब तुम्हारे पास एक लास्ट ग्रुप और बचा है, इसको देख लें, यहाँ पे और यहाँ पे।
तो इसके लिए ऊपर से नीचे जाएंगे तो ए चेंज हो रहा है, इसलिए ए को छोड़ देंगे। और फिर यहां से यहां और यहां देखना है तो b की वैल्यू 0, यहां पे 1, b चेंज हो रहा है तो b को छोड़ देंगे। c की वैल्यू 0 है तो क्या लिखेंगे, c बार। तो ये एक्सप्रेशन तुम्हारे पास रिड्यूस हो गया, ये के मैप का आउटपुट आएगा। यहां पे तुम्हें देख रहे हो कि जब हम यहां पे 3 वेरिएबल है a b c, और इस ग्रुप के लिए हमने देखा 4 का ग्रुप बना है, इस यहाँ पे 2 वेरिएबल रिड्यूस होंगे तो यहाँ पे b बार आया, a और c का कुछ नहीं आया। ऐसे ही यहाँ पे दूसरे ग्रुप के लिए देखा a आया, b और c रिड्यूस हो गए, c बार यानी a और b वाला पार्ट रिड्यूस हो गया। तो चार एलिमेंट का ग्रुप बनता है तो 2 एलिमेंट रिड्यूस हो जाते हैं। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल अगर हम इसका देखें, तो नेक्स्ट एग्जांपल अगर हम लें, थ्री वेरिएबल के मैप का ही ले लेते हैं। यहाँ पे a, यहाँ पे b और c, 0 1 0 0 0 1 1 1 और 1 0। यहाँ पे एलिमेंट्स फिल करते हैं। इस तरीके से। तो ये हमने एक एग्जाम्पल ले लिया। अब इसका पहले ग्रुपिंग करेंगे, उसके बाद इसका सॉल्यूशन लिखेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, ग्रुपिंग करने के लिए 8 का यहाँ पे कोई ग्रुप बन नहीं सकता क्योंकि इसमें कुछ एलिमेंट्स 0 है। इसके बाद 4 पे जाएंगे तो 4 का देखो न तो कोई हॉरिजॉन्टल ग्रुप बन सकता है ना ही कोई वर्टिकल ग्रुप बन सकता है। इसका मतलब हम रेस्ट्रिक्टेड हो गए किसके लिए, पेयर्स के लिए। तो अब पेयर्स कितने बनेंगे वो देख सकते हैं। यहाँ पे एक पेयर हम ये बना सकते हैं, ओके। दूसरा पेयर हम ये वाला बना सकते हैं, ऐसे बना सकते हैं। इसके बाद एक एलिमेंट रह गया, तीसरा पेयर हम ऐसे बना सकते हैं। तो सारे एलिमेंट्स आ गए, 1 वाले पार्ट वाले सारे आ गए। तो यहाँ पे तुम्हारे पास 3 पेयर बनेंगे। अब इसका रिजल्ट तुम्हें लिखना है तो y आउटपुट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, देखो ऊपर से नीचे आएंगे, a चेंज हो रहा है। इस पेयर के लिए सबसे पहले बात कर रहे हैं, ऊपर से नीचे आ रहे हैं, a चेंज हो रहा है, b की वैल्यू 0, इसके लिए c की वैल्यू भी 0। तो क्या लिखेंगे, b बार डॉट c बार, दोनों के लिए वैल्यू 0 है तो b बार डॉट c बार। फिर दूसरे ग्रुप पे जाएंगे तो बीच में क्या, प्लस। अब यहाँ पे देखें इस ग्रुप के लिए a की वैल्यू कितनी, 1, तो क्या लिखेंगे, a b, यहाँ पे 0 है इस ग्रुप के लिए, यहाँ से यहाँ आएंगे b की वैल्यू 0 तो b बार, और c चेंज हो रहा है तो c रिड्यूस हो जाएगा। देखो पेयर में एक एलिमेंट रिड्यूस हो रहा है, यहाँ पे एक एलिमेंट रिड्यूस हो गया, यहाँ पे एक एलिमेंट रिड्यूस हो गया, प्लस। इसके लिए देखें तो a चेंज हो रहा है, b और c की वैल्यू 1 1 है तो b डॉट c। तो ये तुम्हारे पास इसका आउटपुट आएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल और ले लें, तो यहां पे तुम्हारे पास a, b और c, वापस नंबर्स लिखेंगे 0 1 0 0 0 1 1 1 1 0, 0 का ग्रे कोड, 1 का ग्रे कोड, 2 का ग्रे कोड और 3 का ग्रे कोड, इस तरीके से लिखेंगे। अब यहाँ पे एलिमेंट्स अगर तुम्हारे पास ऐसे हैं, सपोज ऐसे, इस तरीके से एलिमेंट्स हैं, बाकी एलिमेंट्स 0 है। ठीक, तो अब लगाएं। सबसे पहले क्वेड बना लेते हैं। ऑक्टेट तो बनेगा नहीं, तो ये क्वेड बन गया। इसके अलावा और कोई क्वेड बन सकता है। इस एलिमेंट को अगर मैं साथ लूं
तो यहाँ से भी क्वेड नहीं बन सकता, यहाँ से भी क्वेड नहीं बन सकता। तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, पेयर बनाना पड़ेगा। इस 1 को शामिल करने के लिए क्वेड नहीं बना सकते, ना तो ये से बना सकते हैं, ना यहाँ कोई क्वेड बनेगा, तो इसको भी हमें क्या करना पड़ेगा, पेयर बनाना पड़ेगा। तो अब देखें, रिजल्ट लिखें, y आउटपुट की वैल्यू कितनी, इस वाले ग्रुप के लिए सबसे पहले लिखें, यहाँ पे 2 वेरिएबल रिड्यूस होने चाहिए, तो a की वैल्यू 0 है, क्या लिखेंगे, a बार, b और c चेंज हो रहे हैं तो रिड्यूस हो जाएंगे, प्लस इस ग्रुप के लिए देखें a चेंज हो रहा है, b की वैल्यू 0 है तो b बार, c की वैल्यू 1 है तो c, बीच में डॉट, प्लस लास्ट वाले के लिए लिखें तो a चेंज हो रहा है ऊपर से नीचे आने पे 0 से 1 तो छोड़ देंगे, b की वैल्यू 1, c की वैल्यू 0 तो b डॉट c बार। इस तरीके से हम इसका आउटपुट लिखेंगे। ओके, तो ये तुम्हारे पास 3 वेरिएबल के मैप के कुछ क्वेश्चंस थे, कुछ प्रॉब्लम्स मैं तुम्हें और दे दूंगा। अभी हम थोड़ा सा प्रैक्टिस करते हैं 4 वेरिएबल के मैप। तो 4 वेरिएबल के मैप का स्ट्रक्चर हमने पहले ही बनाया था। तो यहाँ पे तुम्हारे पास 4 वेरिएबल होंगे, a, b यहाँ लिख दिया, c और d यहाँ पे लिख दिया। अब देखो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 0 0 0 1 1 1 और 1 0, वही ग्रे कोड में। फिर यहाँ पे 0 0 0 1 1 1 और 1 0, यही ग्रे कोड में हो गया। अब यहाँ पे एलिमेंट्स हम फिल करते हैं और वैल्यूज पता करते हैं क्या आएगी। तो देखो ये जो के मैप है, इसमें अगर इस कोने को इस कोने को इस कोने को और इस कोने को ऐसे पीछे की तरफ मोड़ के मिलाएं, ठीक है ना, तो मिलाएंगे तो ये कोने के एलिमेंट किसी ग्रुप में शामिल हो सकते हैं। क्यों हो सकते हैं, इसका रीजन मैंने तुम्हें बताया। यहाँ से यहाँ जाएंगे तो क्या होगा, एक एलिमेंट चेंज होगा, एक डिजिट चेंज होगा। ऐसे ही यहाँ से यहाँ जाएंगे तो भी केवल एक डिजिट ही चेंज होगा। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। अगर मान लो तुम्हारे पास ऐसा आ गया, अब मैं एग्जाम्पल लेके बता देता हूँ। पहला एग्जाम्पल हम कर रहे हैं, तो सारे के सारे एलिमेंट अगर 1 है तो आउटपुट 1, सारे के सारे 1 क्या होंगे, एक ग्रुप फॉर्म करेंगे जिसको हम क्या कहेंगे, हेक्सोन। तो आउटपुट कितना आएगा, 1। अगर तुम्हारे पास कुछ इस तरीके से बन रहा है तो इसका आउटपुट क्या होगा, बाकी सारे एलिमेंट 0। अब मैं 0 को यहाँ पे फिल नहीं करूँगा, ओके, 0 की जगह मैं खाली छोड़ दूंगा तो इसका मतलब 0 ही होगा। तो यहाँ पे इसको अगर हम देखें तो 16 का कोई ग्रुप नहीं बनेगा। ऑक्टेट भी यहाँ पे नहीं बन रहा, क्योंकि अगर यहाँ पे इन 2 एलिमेंट्स को लेके यहाँ पे लेके अगर ऑक्टेट बनाने की कोशिश करें तो ये दोनों एलिमेंट कितने हैं, 0। इधर ऑक्टेट नहीं बन सकता, यहाँ पे ऑक्टेट नहीं बन सकता। तो यहाँ पे तुम्हारे पास एक क्वेड ये बनेगा। और दूसरा मैंने तुम्हें बताया कि ये जो कॉर्नर वाले एलिमेंट्स हैं ये एक क्वेड फॉर्म करेंगे, ठीक है ना, क्या करेंगे, क्वेड फॉर्म करेंगे। तो ये इसको तुम ऐसा समझ सकते हो कि तुम्हारे पास कोई एक ये इस तरीके से तुम्हारे पास ये के मैप है, तो तुमने इसको यहाँ पे मिलाया, इस वाले कॉर्नर को मिलाया, इस वाले कॉर्नर को ऐसे मिला लिया, चारों कॉर्नर्स को मिला के ये वाला एक ग्रुप बना सकते हो, ठीक। तो ऐसा ही हमने किया है। अब इसका रिजल्ट कैसे लिखें उसको भी देख लेते हैं। तो y आउटपुट कितना आएगा, देखो सबसे पहले इस ग्रुप के लिए देख लें। इस ग्रुप में ऊपर से नीचे आएंगे, a चेंज हो रहा है, b की वैल्यू 1 है तो क्या लिखेंगे, b
एक सबसे पहले ए चेक कर लिया, ए चेंज हो रहा है तो छोड़ देंगे, रिड्यूस हो जाएगा, बी की वैल्यू 1 है तो बी, फिर इधर से इधर आएंगे तो सी की वैल्यू 0 से 1 चेंज हो रही है, रिड्यूस हो जाएगा, डी की वैल्यू 1 है तो डॉट डी, तो ग्रुप का पूरा काम हो गया। फिर क्या लगाएंगे, प्लस। अब ऊपर से नीचे आ रहे हैं दूसरे वाले ग्रुप के लिए, तो ऊपर से नीचे यहाँ से यहाँ आएंगे, ए की वैल्यू 0 से 1, यहाँ पे ए की वैल्यू 0, इस एलिमेंट के लिए 1, तो ये चेंज हो रहा है, छोड़ देंगे। बी की वैल्यू कितनी, 0, यहाँ पे बी की वैल्यू कितनी, 0, तो बी की वैल्यू 0 है तो क्या लिखेंगे, बी बार, फिर डॉट। इसके बाद इधर से इधर जाएंगे तो सी की वैल्यू 0 से 1 चेंज हो रही है, छोड़ देंगे, डी की वैल्यू 0 है तो डी बार। और इस एक्सप्रेशन को, ये बेसिक गेट से अगर इस एक्सप्रेशन को सोल्व करें तो तुम्हें क्या चाहिए, 2 तो नोट गेट चाहिए बी बार और डी बार लाने के लिए, और फिर 1 और 2 एंड गेट चाहिए, फिर एक और गेट चाहिए, तो टोटल 5 बेसिक गेट की जरूरत पड़ेगी इस एक्सप्रेशन को सोल्व करने के लिए। और इसको हम समराइज्ड फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं कि बी ए बी प्लस ए बार बी बार क्या होता है, तो यहाँ पे बी और डी, बी डॉट डी प्लस बी बार डॉट डी बार, बी एक्स नोर डी, बी एक्स नोर डी का एक्सप्रेशन हो गया। ठीक है, तो ये तुम्हारे पास पहला एग्जाम्पल था। दूसरा एग्जाम्पल हम देखते हैं इससे रिलेटेड। तो ए बी सी एंड डी, 0 0 0 1 1 1 और 1 0 0 0 0 1 1 1 एंड 1 0। ठीक, अब देखें तो यहाँ पे हमें क्या करना होगा, इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, एलिमेंट्स फिल करेंगे। तो हम कोई भी रेंडमली एलिमेंट्स फिल कर लेते हैं। सपोज मैंने ऐसे फिल कर दिया, ठीक है, ऐसे। और बाकी के सारे एलिमेंट क्या है, 0, बाकी के सारे एलिमेंट क्या है, 0। अब अगर यहाँ पे इसको के मैप से सोल्व करें तो कैसे सोल्व कर सकते हैं, तो सबसे पहले 8 एलिमेंट्स का ग्रुप तो बन नहीं सकता, तो 8 एलिमेंट्स का ग्रुप नहीं बन सकता, तो अब हम देखेंगे 4 का, क्योंकि 16 का तो वैसे ही नहीं है, 8 का भी नहीं बनेगा। तो अब हम क्वेड देखेंगे, क्वेड भी यहाँ पे पॉसिबल है या नहीं। इन 2 एलिमेंट को लेके क्वेड नहीं बनाया जा सकता, इन 2 एलिमेंट को लेके भी क्वेड नहीं बनाया जा सकता, इन 2 एलिमेंट को लेके भी क्वेड नहीं बनाया जा सकता, इन 2 एलिमेंट को लेके भी क्वेड नहीं बनाया जा सकता। और कॉर्नर्स के सारे एलिमेंट, यहाँ पे अगर 2 1 होते तो कॉर्नर्स वाले पे एक क्वेड बन सकता था, लेकिन नहीं है। ठीक, तो अब हमें क्या बनाना है, पेयर्स बनाने हैं। तो देखो, एक पेयर मैंने ये बना दिया, दूसरा पेयर ये बना दिया, ठीक, तीसरा पेयर मैंने ये वाला बना दिया, चौथा पेयर मैंने ये वाला बना दिया, 4 पेयर मैंने बना दिए। अब अगर मैं ये बात कहूं कि यहाँ पे एक पेयर ये भी बन सकता है, रेड कलर वाला, एक पेयर ये भी बन सकता है, ठीक है। तो ये रेड कलर वाले पेयर्स की अगर मैं बात करूं, ठीक, तो रेड कलर वाले पेयर्स की बात करता हूं, तो ये वाला पेयर अगर मेरे पास है, इसके 2 एलिमेंट हैं, पहला एलिमेंट इस ग्रुप के साथ एसोसिएटेड है, दूसरा एलिमेंट इस ग्रुप के साथ एसोसिएटेड है। तो मैंने क्या बताया कि अगर किसी ग्रुप के सारे एलिमेंट किसी दूसरे ग्रुप के साथ एसोसिएटेड होते हैं तो ऐसे ग्रुप को हम क्या कहते हैं, रिड्यूसेबल ग्रुप। तो ये ग्रुप कैसा होगा, रिड्यूसेबल ग्रुप होगा।
ऐसे ही इस ग्रुप की बात करें, इस ग्रुप की बात करें तो इसका ये वाला एलिमेंट इस ग्रुप के साथ एसोसिएटेड है और ये वाला एलिमेंट इस ग्रुप के साथ एसोसिएटेड है, तो ये भी क्या होगा, रिड्यूसेबल ग्रुप होगा। ये दोनों ही ग्रुप कैसे होंगे, रिड्यूसेबल ग्रुप। अगर मैं इसको ग्रुप में लेता हूं, इसको मैंने कह दिया कि ये मेरा ग्रुप है, तो फिर इसको रिड्यूसेबल ग्रुप बनाना पड़ेगा, क्योंकि अगर ये वाला ग्रुप हो गया तो इस ग्रुप के दोनों एलिमेंट, ये वाला एलिमेंट इस ग्रुप के साथ एसोसिएटेड और ये वाला एलिमेंट इस ग्रुप के साथ एसोसिएटेड हो जाएगा। तो एक ग्रुप इनमें से हटना है, तो इस ग्रुप को क्या कहेंगे, और रिड्यूसेबल ग्रुप का मतलब ये ग्रुप हट जाएंगे यहां से, ठीक है। अब इसका एक्सप्रेशन लिखेंगे तो इन ग्रुप्स को इंक्लूड नहीं करेंगे, तो वाई आउटपुट तुम्हारे पास कितना आ जाएगा। अब मैं जल्दी जल्दी लिख सकता हूं, इस वाले ग्रुप के लिए ए बार डॉट बी बार प्लस, इस वाले ग्रुप के लिए लिखना नहीं है क्योंकि ये तो रिड्यूसेबल ग्रुप है। इसके लिए देखें तो सी की वैल्यू 0 चेंज हो रही है, डी की वैल्यू भी 1, डी की वैल्यू 1। अच्छा यहां पे थोड़ा गलत कर दिया भाई, देखो इसके लिए क्या है, ए बार बी बार, सी की वैल्यू भी 0 है तो सी बार, क्योंकि 4 वेरिएबल के मैप है और पेयर बन रहा है, पेयर बन रहा है तो एक ही एलिमेंट रिड्यूस होगा, और एक ही एलिमेंट अगर रिड्यूस हो रहा है तो डी यहाँ पे चेंज हो रहा है, डी रिड्यूस हो जाएगा। इस एक्सप्रेशन के लिए देखें, इस ग्रुप के लिए देखें तो यहाँ पे ए की वैल्यू 0 है तो ए बार, बी की वैल्यू 1 है तो बी, ओके। अब सी की वैल्यू 0 से 1 चेंज हो रही है, रिड्यूस हो जाएगा, डी की वैल्यू 1 है तो डी प्लस। नेक्स्ट इसके लिए आ जाएं, इसके लिए यहां से यहां आएंगे, ए की वैल्यू चेंज हो रही है, छोड़ देंगे, बी की वैल्यू 1 है तो बी, और फिर सी और डी की वैल्यू 1 1 है तो सी डी प्लस। इसके बाद हम इस ग्रुप की बात करें तो ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू 0, और इस ग्रुप के लिए सी की वैल्यू 1, डी की वैल्यू चेंज हो रही है तो डी तो रिड्यूस हो जाएगा, ए की वैल्यू 1 है तो ए डॉट, बी की वैल्यू 0 है तो बी बार डॉट, सी की वैल्यू 1 है तो सी। तो ये तुम्हारे पास रिड्यूस्ड एक्सप्रेशन होगा। मिनिमम नंबर ऑफ गेट्स कितने लगेंगे, अगर 3 इनपुट गेट्स की अगर हम बात करें तो 1 2 3 4 5 तो और गेट नोट गेट की जरूरत पड़ेगी, बी बार यानी बी बार जहाँ जहाँ पे है वहाँ पे एक ही नोट गेट की, तो 1 2 3 तो नोट गेट की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। इसके बाद ये एक एंड गेट, दूसरा एंड गेट, तीसरा एंड गेट, चौथा एंड गेट, 4 एंड गेट की जरूरत पड़ेगी, तो 3 वेरिएबल एंड गेट होंगे। इसके बाद 1 2 और 3 यानी एक और गेट की जरूरत पड़ेगी, तो हम आसानी से इसको बना सकते हैं। अगर तुम इसको बनाने की कोशिश करो तो कैसे बना सकते हैं, ए बी और सी, तुम्हारे पास क्या है, 3 इनपुट है, यहां पे मैंने एक नोट गेट लगा दिया, बी इनपुट, यहां पे मैंने एक नोट गेट लगा दिया तो बी बार आ जाएगा, सी इनपुट, यहां पे एक नोट गेट लगा दिया तो सी बार तुम्हें यहां मिल जाएगा, ओके। अब पहले तुम्हें क्या चाहिए, ए डॉट बी डॉट सी बार, यानी एंड गेट में इनके कंप्लीमेंट्स डालने हैं, तो ये ए बार डॉट बी बार डॉट सी बार इस एंड गेट का आउटपुट होगा। फिर ए बार यहां से आएगा, फिर बी डी, तो बी यहां से आएगा और डी इनपुट और लेना पड़ेगा, ये डी यहां से आ जाएगा भाई, तो डी इनपुट यहां से आ गया, डी बार है नहीं तो इसके लिए नोट लगाने की जरूरत नहीं है। इसके बाद बी सी डी, तो बी यहां से, सी यहां से और डी यहां से, ये बी डॉट सी डॉट डी आ गया। और लास्ट एक्सप्रेशन तुम्हारे पास क्या है, ए बी बार सी, तो ए यहां से आ जाएगा, बी बार, तो बी बार ये रहा, और सी, तो सी तुम्हारे पास ये रहा, यहाँ पे तुम्हारे पास एक एंड गेट बन जाएगा। इन चारों एंड गेट को एक और गेट में डाल सकते हैं, तो ये और गेट यहाँ से तुम्हारे पास आएगा,
ये मिनिमम नंबर ऑफ बेसिक गेट्स का यूज करके जो भी ट्रूथ टेबल किसी बड़े से बूलियन एक्सप्रेशन के लिए बनेगी उसको रिड्यूस कर सकते हैं, जिसमें क्या होंगे, यहाँ पे एलिमेंट क्या होगा, m0, तो m0 की वैल्यू 1 होगी, ठीक है ना, m1 की वैल्यू 1 होगी, m2 और m3 0 होंगे, फिर m4 की वैल्यू 0, m5 की वैल्यू 1, m6 0, m7 यहाँ पे आएगा 1, फिर m8 0, m9, m10 1, m11 1, फिर m12 0, m13 0, m14 0, m15 1। इस तरीके से वो ट्रूथ टेबल बनेगी, तब एलिमेंट्स को हम ऐसे लिखेंगे और आउटपुट तुम्हारे पास इस तरीके से आएगा। मैंने तुम्हें बताया था फॉर्म, जब 4 वेरिएबल के मैप पढ़े थे तब, ओके। तो ये तुम्हारे पास एक एग्जाम्पल और हुआ। इसके अलावा कुछ और एग्जाम्पल्स भी देखें। तो एक और एग्जाम्पल इसका और देख लेते हैं हम। जीरो जीरो, 0 1 1 1 और 1 0। अब एलिमेंट्स हम फिल करते हैं। तो सपोज क्वेश्चन देख सकते हैं हम किस तरीके से आ सकता है। तो एक एग्जांपल हम करते हैं। कोई एक्सप्रेशन दिया हुआ है तुम्हें, बूलियन एक्सप्रेशन किस फॉर्म में, एसओपी फॉर्म में दिया हुआ है, और वो फंक्शन है किसका, ए बी सी डी का, और उसको लिखा हुआ है समीशन ओवर M2 M3 M7 M10 M11 M15 ये तुम्हारे पास लिखा हुआ है। इसको दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं। अगर मान लो तुम्हें ये फॉर्म को दूसरे तरीके से कैसे लिखा हुआ आ सकता है, वो M2 की जगह केवल 2, M3 की जगह केवल 3, M7 की जगह केवल 7, 10, 11 और 15, ऐसा भी लिखा हुआ आ सकता है। समीशन मीन्स एसओपी फॉर्म, और पाई लिखा हुआ होगा तो पीओएस फॉर्म होगा। ठीक है, तो यहां पे हम देख सकते हैं इस एक्सप्रेशन के लिए कि इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो तुम्हें पता है, मैं एक बार फिर से यहाँ पे नंबर्स लिख देता हूँ। यहाँ पे तुम्हारे पास क्या आता था, 0, M0, M1 को मैं 1 लिख रहा हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। M0 M1 भी लिख सकते हो, अगर तुमने वैसे हैबिट बना रखी है तो ये M0, M1, M2, M3, M4, M5, M6, M7, M8, M9, M10, M11, M12, M13, M14 और M15। इस तरीके का स्ट्रक्चर था। कैसे पता करेंगे, 0 0 0 0 0 के करस्पॉन्डिंग, 0 0 0 1 1 के करस्पॉन्डिंग, ये 3 के करस 0 0 1 1, इसकी बाइनरी कितनी, डेसिमल कितना, 3, 0 0 1 0 डेसिमल 2, तो M2। इस तरीके से ये
बना हुआ है। अब मैं यहाँ पे एलिमेंट्स फिल कर रहा हूँ। क्या करना है मुझे, M2, M3, M7 ये जो नंबर्स लिखे हुए हैं, ये जो लिखे हुए हैं मीन टर्म्स, वहाँ पे 1 1 लिखना है। इसके अलावा जो भी जगह होगी वहाँ पे 0। तो M2 की जगह क्या करना है, 1, M2 इज 1। फिर M3 इज ऑल्सो 1, M7 की वैल्यू 1, M10 की वैल्यू, सॉरी यहाँ पे कितना था, M7 की वैल्यू कितनी करनी है हमें, 1 करनी है। M8 कर दिया, यहाँ पे कितना था, M7 यहाँ था, M6 यहाँ था, ध्यान से, M0, M1, M2, M3, M4, M5, M6, M7। तो किस किस को 1 किया, 2 3 को, 2 यहाँ, 3 यहाँ, फिर M7 को 1 करना है, कर दिया। इसके बाद M7 के बाद M10 को 1 करना है, M10 यहाँ पे इसको 1 करना है, M10 के बाद M11 को 1 करना है, और इसके बाद M15 को 1 करना है। ये इसके अलावा जो भी नंबर्स होंगे वो कितने, 0। सारे के सारे एलिमेंट बाकी के क्या होंगे, 0। तो यहाँ पे तुम्हारे पास 0, और मैंने कहा 0 को हम रिप्रेजेंट करें तो न करें तो भी तुम्हें क्या समझना है, यहाँ पे 0 समझना है। तो ये तुम्हारे पास रिप्रेजेंटेशन है के मैप का। ओके, तो अब देखें इसके अंदर कैसे हम पेयर्स बनाएंगे। तो 1 1 के पेयर बनाने हैं, पेयर नहीं बनाने, पेयर तो 2 एलिमेंट का होता है, ग्रुप बनाने हैं। तो ग्रुप में सबसे पहले देखेंगे 4 वेरिएबल के मैप है तो 16 का ग्रुप मैक्सिमम कितने का बनेगा, 16 का, वो यहाँ पे बन नहीं सकता। इसके बाद हमारे पास दूसरी चॉइस आती है ऑक्टेट की। तो ऑक्टेट अगर हम देखें तो 8 एलिमेंट 1 है ही नहीं, 8 1 तो टोटली नहीं, यहाँ पे तो 6 1s हैं, तो इसलिए ऑक्टेट नहीं बनेगा। इसके बाद यहाँ पे क्वेड का नंबर आता है। तो क्वेड कितने बनेंगे, मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेड बनाने की कोशिश करें तो 4 एलिमेंट तो ये दिख ही रहे हैं। ओके, इस एलिमेंट का अगर हमें कोई क्वेड में शामिल करना है तो या तो ऐसे हो सकता है, तो यहाँ पे 0 है, या फिर इधर से इधर हो सकता है, तो ये वाला पॉसिबल है, ये लो। और ऐसा कर दिया, ऐसा अगर कर दिया तो सारे के सारे एलिमेंट्स आ गए। अब हमें ज़्यादा नहीं देखना, सारे के सारे एलिमेंट्स ग्रुप में आ गए। तो आउटपुट लिखना है y आउटपुट, और इस y आउटपुट की वैल्यू क्या होगी, y आउटपुट की वैल्यू देखने के लिए हम क्या करेंगे कि सबसे पहले इस ग्रुप के लिए देखें। तो इसके लिए C और D की वैल्यू 1 1 है, तो C D, और फिर ऊपर से नीचे आएंगे तो A B की वैल्यू चेंज होगी तो छोड़ देंगे प्लस। अब इस ग्रुप के लिए देखें तो इस ग्रुप में ऊपर से नीचे आए, यहाँ से यहाँ आए, तो A की वैल्यू 0 से 1 चेंज हो रही है, छोड़ देंगे। B की वैल्यू 0 है तो B बार डॉट, फिर C की वैल्यू यहाँ से यहाँ जाएंगे तो C की वैल्यू क्या है 1, तो C, और D की वैल्यू 1 से 0 चेंज हो रही है, छोड़ देंगे। तो ये तुम्हारे पास आउटपुट आएगा। ठीक है। अब अगर मान लो जैसा कि मैंने तुम्हें बताया था कि POS फॉर्म में भी हम इस के मैप को सोल्व कर सकते हैं। तो POS फॉर्म में इस के मैप को कैसे सोल्व करें उसका तरीका और बता देता हूं। एक ही एग्जांपल में केवल बताऊंगा। हमें यूज करना है वो SOP फॉर्म ही करनी है जो जहां तक अभी तक हमने डिस्कस किया है। लेकिन अगर किन्हीं स्टूडेंट्स की क्यूरियोसिटी है ये जानने की कि POS फॉर्म में कैसे के मैप को सोल्व किया जाता है, तो इसी एग्जाम्पल के थ्रू मैं तुम्हें बता देता हूँ। तो पहली चीज़ तो मैं तुम्हें जो ये बताना चाहता हूँ कि अगर तुम्हारे पास कोई एक्सप्रेशन दिया हुआ है, उस एक्सप्रेशन को, ये किस फॉर्म में है, SOP फॉर्म में है, तो उसको POS फॉर्म में कैसे चेंज करें। समझ आ रही बात। तो सबसे पहला टास्क हमारे पास क्या है, जो गिवन एक्सप्रेशन है उसको POS फॉर्म में कैसे चेंज करें। ठीक है। अगर तुम इसको SOP फॉर्म में इस एक्सप्रेशन को लिखोगे, बहुत ध्यान से समझना, इस एक्सप्रेशन को SOP फॉर्म में लिखोगे तो कैसे लिखोगे। तो इसको लिखने का तरीका क्या है, सबसे पहले तुम्हें एक टेबल बनानी होगी। 4 वेरिएबल है A, B, C और D। तो यहाँ पे तुम्हारे पास कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे, 16 कॉम्बिनेशन बनेंगे। और वो कॉम्बिनेशन बनाने का तरीका मैंने तुम्हें बताया था
पहला 0, फिर 0 0 0 1, एक ऐड करेंगे, फिर 0 0 1 0, फिर 0 0 1 1। ठीक, इसके बाद 0 1 0 0, फिर 0 1 0 1, फिर 0 1 1 0, फिर 0 1 1 1। फिर एक ऐड करेंगे तो 1 0 0 0 आएगा, फिर एक ऐड करेंगे तो 1 0 0 1, फिर एक ऐड करेंगे तो 0 0 1 0, फिर एक ऐड करेंगे तो 0 0 1 1, फिर 1 1 0 0, 1 1 0 1, 1 1 1 0 और 1 1 1 1। और इसका मिन टर्म लिखेंगे तो क्या आएगा, m0 m1 m2 m3 m4 m5, या फिर इसकी डेसिमल यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, फिर देखते हैं। तो 0 1 2 3 4 5 6 7 12 14 एंड 15। तो ये तुम्हारे पास डेसिमल है। अब देखो इस एक्सप्रेशन को तुम्हें लिखना है एफ ऑफ ए बी सी डी। तो इसको कैसे लिखेंगे, m2 का मतलब यहाँ पे m2 आएगा, यहाँ पे 0 है, तो इसका मिन टर्म कैसे लिखते हैं। मिन टर्म लिखने का तरीका मैंने तुम्हें बताया था कि इन सब का डॉट कितना आना चाहिए, 1। तो a बार डॉट b बार डॉट c डॉट d बार, a बार डॉट b बार डॉट c डॉट d बार, ऐसा, फिर प्लस। ओके, समीशन का मतलब प्लस। फिर m3 मीन्स इसको लिखना है, तो a बार डॉट b बार डॉट c डॉट d, a बार डॉट b बार डॉट c डॉट d प्लस प्लस। इसके बाद क्या है m7, तो यहां पे आ जाएं, a बार डॉट b डॉट c डॉट d, a बार डॉट b डॉट c डॉट d, फिर प्लस m7 के बाद m10 यहां पे आ गए, a डॉट b बार डॉट c डॉट d बार, a डॉट b बार डॉट c डॉट d बार, फिर प्लस, तो 10 के बाद 11, a डॉट b बार a डॉट b बार डॉट c डॉट d डॉट c डॉट d, और 11 के बाद तुम्हारे पास कितना है 15, तो प्लस a डॉट b डॉट c डॉट d, 15 में सारे 1 है, तो a डॉट b डॉट c डॉट d। तो ये तुम्हारे पास SOP फॉर्म है। ये बुलियन एक्सप्रेशन अगर तुम्हें गिवन है और फिर तुमसे पूछा जाए कि इसको मिनिमम नंबर ऑफ बेसिक गेट्स का यूज करके तुम्हें बनाना है, तो तुम K-मैप का यूज करके बहुत आसानी से इसको बना सकते हैं। कैसे बनाओगे, तो तुम्हें पता है ये अगर एक्सप्रेशन तुम्हें दिया है तो ये किसके करस्पॉन्डिंग है, m2 के करस्पॉन्डिंग, m2 की जगह यहाँ पे 1 रख देंगे। ये m3 के करस्पॉन्डिंग है तो m3 की जगह यहाँ पे 1 रख देंगे। तो इस तरीके से तुम इसको तुम K-मैप की फॉर्म में लिखोगे और पेयर्स बना के एक्सप्रेशन को रिड्यूस करोगे, तो SOP फॉर्म में ये रिड्यूस एक्सप्रेशन तुम्हारे पास होगा। अब अगर ये रिड्यूस एक्सप्रेशन तुम्हारे पास है तो इसको तुम लॉन्ग एक्सप्रेशन, इस एक्सप्रेशन में भी कन्वर्ट कर सकते हो। तो इसको कन्वर्ट करने का तरीका भी मैं तुम्हें बता देता हूं, क्योंकि अभी मैं जो तुम्हें बताने जा रहा हूं वो SOP को POS फॉर्म में कन्वर्ट करने का तरीका बता रहा हूं। अगर तुम्हें SOP फॉर्म दी हुई है तो POS फॉर्म बनाना है तो कैसे बना सकते हो। देखो ये तुम्हारे पास SOP फॉर्म है ना, तो अब इसको तुम्हें POS फॉर्म में लिखना है तो बहुत सिंपल सा तरीका है। अगर तुम इस फॉर्म में SOP फॉर्म लिख सकते हो तो उसके बाद POS, उसी को POS फॉर्म में लिखने का तरीका क्या है, F ऑफ A B C D, तो POS फॉर्म में यहां पे क्या आएगा, पाई। ठीक, अब यहां पे जो ये मीन टर्म्स है उसकी जगह वहां पे क्या आएगा, मैक्स टर्म्स आएंगी। और कौन कौन सी मैक्स टर्म आएगी, अगर इस एक्सप्रेशन का, ये जो एक्सप्रेशन दिया हुआ है इसका SOP फॉर्म ये है, तो POS फॉर्म क्या होगा,
तो एसओपी फॉर्म अगर ऐसे हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, पीओएस फॉर्म में यहाँ पे वो एलिमेंट आएंगे कैपिटल में आएंगे, और जो यहाँ पे है वो वहाँ पे नहीं रहेंगे, और जो यहाँ पे नहीं है वो यहाँ पे आएंगे। तो देखो M0 यहाँ पे नहीं है तो कैपिटल M0 यहाँ पे होगा, ठीक। M1 यहाँ पे नहीं है तो कैपिटल M1 होगा। M2 M3 है, M4 नहीं है तो कैपिटल M4, कैपिटल M5, कैपिटल M6, ऐसे। फिर M7 है तो कैपिटल M8, कैपिटल M9, 10 है तो छोड़ देंगे, 11 है तो छोड़ देंगे, M12, M13, M14। ये एक्सप्रेशन तुम्हारे पास इसका ये होगा पीओएस फॉर्म, और ये क्या है एसओपी फॉर्म। दोनों एक ही चीज को रिप्रेजेंट करेंगे, है ना, ठीक। कैसे बनाओगे, तरीका समझ में आ गया। या फिर सिंपली क्या लिख देंगे 0 1 4 5 6 8 9 12 13 एंड 14, जैसे यहाँ पे लिखा है। तो इसको दूसरा तरीका क्या है, ये तो क्या है एसओपी और पीओएस लिखना है। तो पीओएस लिखने के लिए क्या करेंगे, पाई और फिर 0 1 2 यहाँ पे है, 3 यहाँ पे है, 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, ये तुम्हारे पास दूसरा मेथड है लिखने का पीओएस फॉर्म में। तो ये फॉर्म तुम्हारे पास क्या हो गई, पीओएस फॉर्म। तो अगर तुम्हारे पास ये एक्सप्रेशन दिया हुआ है, इसको तुम, ये एसओपी फॉर्म है, लेकिन इसको इस फॉर्म में लिखना है तो कैसे, इस फॉर्म में लिखना है इस एक्सप्रेशन को तो कैसे लिखोगे, और फिर ये फॉर्म दी हुई है तो आसानी से पीओएस फॉर्म में हम उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर चीज़ समझ में नहीं आई, एक बार वीडियो फिर से पॉज करके देखें, और अगर फिर भी नहीं आई तो फिर मेरे से कमेंट बॉक्स में डाल के लिख दे, मैं दोबारा से बता दूंगा, ठीक। अब देखो ये एक्सप्रेशन अगर हमें दिया हुआ है तो उससे हम ये एक्सप्रेशन कैसे पता करें। अगर ये एक्सप्रेशन हमें पता है तो फिर इस टेबल से हम ये वाली फॉर्म लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसको देखो कैसे लिख सकते हैं। तो इसको एक बार मिटा देता हूं, मैं यहाँ जगह कर लेता हूं। तो एसओपी को पीओएस में और पीओएस को एसओपी फॉर्म में कन्वर्ट करना बहुत सिंपल है। अगर तुम्हें एसओपी ऐसा दिया हुआ है, पीओएस आसानी से, जो यहाँ पे है वो यहाँ नहीं होगा, जो यहाँ पे नहीं है वो यहाँ पे होगा, बस इतना ही करना है। ओके, अब देखो जैसे ये एक्सप्रेशन तुम्हें दिया हुआ है, ये एक्सप्रेशन तुम्हें दिया हुआ है। अब यहाँ पे हमें इसको 4 वेरिएबल्स की टर्म में लिखना है, तो बहुत ही सिंपल सा तरीका है। यहाँ से तुम सीधा सीधा लिख सकते हो y0 इज इक्वल टू C और D हमें दिया हुआ है। इसमें क्या नहीं है, A वेरिएबल नहीं है और B वेरिएबल नहीं है। तो यहाँ पे सीधा सीधा काम क्या करेंगे, यहाँ पे हम सीधा सीधा काम करेंगे, A नहीं है तो A प्लस A बार जोड़ देंगे, क्योंकि A प्लस A बार की वैल्यू 1, A प्लस A बार की वैल्यू कितनी 1। अभी मैं थोड़ी देर बाद में नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करूंगा, वो बूलियन अलजेब्रा करूंगा। हालांकि इस कोर्स में तुम्हें इसकी ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी अगर तुम लोग इसमें डिफरेंशिएट कि दोनों का फंक्शनिंग सेम है, ये बताने के लिए मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगा कि बूलियन अलजेब्रा से भी इस लंबे एक्सप्रेशन को छोटे एक्सप्रेशन में कैसे कन्वर्ट करते हैं। रिड्यूस्ड एक्सप्रेशन में मिनिमम नंबर ऑफ बेसिक गेट्स का यूज़ करके किसी भी लॉन्ग एक्सप्रेशन को कैसे सोल्व किया जा सकता है। तो 2 मेथड मैंने तुम्हें बताया, एक बूलियन अलजेब्रा है और दूसरा के मैप से हम सोल्व कर सकते हैं। तो के मैप हम पहले डिस्कस कर रहे हैं, बूलियन अलजेब्रा को बाद में डिस्कस कर लेंगे। तो यहाँ पे तुम्हारे पास मैंने तुम्हें बताया कि ये एक्सप्रेशन में C और D दिया हुआ है, A और B नहीं है, तो A प्लस A बार की वैल्यू कितनी होगी 1, क्योंकि अगर A को हम 0 माने तो यहाँ पे 0 प्लस 0 का कंप्लीमेंट 1, 0 प्लस 1 इज 1, और अगर A को हम 1 माने तो 1 प्लस 0 इज 1, 1 ही आना है। समझ में आ रही बात। तो A प्लस A बार, A की वैल्यू चाहे 0 हो चाहे 1 हो, इसकी वैल्यू इस एक्सप्रेशन की 1 होगी। सिमिलरली दूसरा एलिमेंट यहाँ पे कौन सा नहीं है, B नहीं है, तो उसको भी हम यहाँ पे क्या लिख दें, B प्लस B बार, ठीक। प्लस यहाँ पे तुम्हारे पास B बार डॉट C है, यहाँ पे A नहीं है इसमें भी और D नहीं है, तो A प्लस A बार इंसर्ट कर दें और D प्लस D बार इंसर्ट कर दें। अब इसको सोल्व कर लो, तो C डॉट D, यहाँ से क्या आएगा A डॉट B, फिर प्लस, फिर A डॉट B बार, फिर प्लस
फिर ए बार डॉट बी, और फिर प्लस, फिर ए बार डॉट बी बार, यह आ जाएगा। इसके बाद प्लस, और यहाँ पे बी बार डॉट सी, और यहाँ पे ए डॉट डी प्लस ए डॉट डी बार प्लस ए बार डॉट डी और प्लस ए बार डॉट डी बार, ये बन गया। अब इनको मल्टीप्लाई कर दें तो ये क्या आएगा, ए बी सी डी प्लस ए बी बार सी डी प्लस ए बार बी सी डी प्लस ए बार बी बार सी डी प्लस, 4 बन गए। फिर ए बी बार सी डी, अब देखो ए बी बार सी डी और ए बी बार सी डी यहाँ पे भी है, तो इसको एक ही बार लिखना है, तो इसको हम एक बार ही लिखेंगे, तो यहाँ पे लिखने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन मैं लिख देता हूँ एक बार, ए बी बार सी डी, ये और ये में से एक ही आएगा, ठीक है। इसके बाद देखें, ए बी बार सी डी बार प्लस ए बी बार सी डी बार, ए बी बार सी डी बार प्लस क्या आएगा, प्लस में इसको यहां लिख देता हूं, 2 टर्म लिख दी प्लस। अब देखो ए बी बार सी डी बार, ए बी बार सी डी बार ये आ गया। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करना, तो ए बार बी बार सी डी, ए बार बी बार सी डी। अब देखो ये वाली टर्म और ये वाली टर्म 2 बार आ रही है, तो हमें एक बार ही लिखनी है, ओके। फिर प्लस, फिर तुम्हारे पास क्या आएगा, ए बार बी बार सी डी बार, ए बार बी बार सी डी बार, ये तुम्हारे पास आएगा। यहां पे कितनी टर्म आएगी, एक इसमें और इसमें से एक लेनी है, 2 3 इसमें से और इसमें से एक लेनी है, 4 5 और 6 टर्म आएंगी और 6 एलिमेंट तुम्हारे पास, इनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स लिख सकते हैं यहां से देख के। तो ये एलिमेंट, ये जैसे ही तुम्हें ये एक्सप्रेशन दिया हुआ है, इसको तुम एसओपी फॉर्म में लिख सकते हो, और अगर एसओपी फॉर्म तुम्हारे पास है तो उसको पीओएस फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो एसओपी को पीओएस में कन्वर्ट कर सकते हैं, पीओएस को एसओपी में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब ये सपोज तुम्हारे पास ये आंसर था, इसको तुम्हें पीओएस फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो पीओएस फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करेंगे, रिड्यूस एक्सप्रेशन को, रिड्यूस एक्सप्रेशन को पीओएस में कन्वर्ट करने के लिए हम यहाँ पे आएंगे इस के मैप का यूज करके। तो सबसे पहले ये जो लॉन्ग एक्सप्रेशन है इसको एसओपी में, एसओपी फॉर्म में, इसको पीओएस में कन्वर्ट करेंगे, और इसके करस्पॉन्डिंग के मैप के एलिमेंट कैसे लिखेंगे। तो ध्यान रखने वाली चीज ये है, अगर आप के मैप को पीओएस फॉर्म में सोल्व करना चाहते हो तो जहां जहां जीरो होंगे उन जीरो को यहाँ पे एलिमेंट फॉर्म में लिखेंगे, और जीरोज के ग्रुप बनेंगे। ग्रुप में तुम्हारे पास वही ग्रुप्स होंगे, क्या, एक तो सिंगल जीरो का, या फिर 2 जीरो का, या फिर 4 का, या 8 का, या फिर 16 का। तो अब देखते हैं, यहाँ पे अगर पीओएस फॉर्म में सोल्व कर रहे हैं तो तरीका चेंज हो जाएगा थोड़ा सा लिखने का। तो यहाँ पे तुम्हारे पास ये एलिमेंट तो कितने थे, 1, स्ट्रक्चर वही रहेगा, के मैप का स्ट्रक्चर चेंज नहीं होगा, स्ट्रक्चर के मैप का वही रहेगा, केवल और केवल इसको तुम्हें पीओएस फॉर्म में आंसर लिखने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे 0 0 0 0 यहाँ पे जीरोज लगाने होंगे, ठीक। तो पहला काम तो क्या है, जीरोज की एंट्री करनी होगी। 1 को तुम लिखो तो लिखो, नहीं लिखो तो कोई दिक्कत नहीं है। जैसे एसओपी फॉर्म में हम 0 लिख रहे थे तो कोई दिक्कत नहीं थी, नहीं लिखे तो भी कोई दिक्कत नहीं थी। अब इसका रिजल्ट कैसे लिखते हैं वो इंपॉर्टेंट है। देखो एक बार फिर से मैं बता रहा हूं कि अगर किसी को समझना है कि पीओएस फॉर्म कैसे लिखी जाती है, वही इसको ध्यान से समझने की कोशिश करें, अदरवाइज तुम्हारा काम एसओपी वाले फॉर्म से ही चल जाएगा, ठीक है ना। तो देखो यहां पे अगर हम बात करें
पीओएस फॉर्म की, तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, ग्रुपिंग करनी पड़ेगी। और यहां पे पीओएस फॉर्म में अगर केएमएफ को सोल्व करते हैं तो क्या करेंगे कि जो जीरो है उन जीरो को ग्रुप में लेना होगा, सारे के सारे जीरोज को ग्रुप में लेना होगा। और कैसे लेंगे, ये वही तरीका है कि अगर सारे के सारे एलिमेंट केएमएफ के जीरो हैं तो इसका आउटपुट कितना आएगा, जीरो। पीओएस फॉर्म में सोल्व कर रहे हैं, सारे के सारे एलिमेंट जीरो है तो आउटपुट कितना, जीरो। ओके, अब अगर हम बात करें, सॉरी आउटपुट कितना आएगा, 1 आएगा। अब अगर हम बात करें तो यहां पे सारे के सारे एलिमेंट जीरो नहीं है तो यहां पे 16 एलिमेंट्स का ग्रुप नहीं बन सकता। 16 एलिमेंट का ग्रुप नहीं बन सकता तो क्या करेंगे, फिर 8 एलिमेंट का ग्रुप बनाएंगे, यानी हम ऑक्टेट पे आएंगे। तो हेक्सोन अगर नहीं बनता तो ऑक्टेट पे, तो अब जीरोज को ग्रुप में शामिल करना है। और कितने ऑक्टेट तुम बना सकते हो वो देख लो, तो एक ऑक्टेट तुम्हारे पास ये बनेगा, 8 जीरोज का ग्रुप। ओके, 8 जीरोज का ग्रुप ये बना लिया। इसके बाद ये 2 जीरो को शामिल करने के लिए हम ऑक्टेट नहीं बना सकते, क्योंकि ऑक्टेट अगर बनाएंगे तो ये 2 1 आ जाएंगे बीच में, 1 को ग्रुप में शामिल नहीं करना। तो इसलिए हम क्या करेंगे, अब इन 2 जीरो को ग्रुप में शामिल करना है तो तुम्हें केवल एक क्वेड बनाना होगा। तो अब सारे के सारे जीरोज इसमें शामिल हो गए। अब इसका सॉल्यूशन कैसे लिखते हैं वो भी देख लें। तो सॉल्यूशन तुम्हारे पास क्या आएगा, y आउटपुट इज इक्वल टू, तो सबसे पहले इस ऑक्टेट के लिए सॉल्यूशन देखें, इस ग्रुप के लिए सॉल्यूशन देखें। तो यहाँ पे तुम्हारे पास ऊपर से नीचे आएंगे तो a चेंज हो रहा है, b भी चेंज हो रहा है, इसको छोड़ दें। और यहाँ पे यहाँ से यहाँ आएंगे, c की वैल्यू 0 है, c की वैल्यू 0 है। तो अब यहाँ पे SOP फॉर्म होती और c की वैल्यू 0 होती तो यहाँ पे c बार लिखते, लेकिन यहाँ पे अब क्या लिखना है हमें, यहाँ पे लिखना है c, 0 है तो c, 1 है तो c बार। ठीक, तो 0 है तो क्या लिखेंगे, c, ये c लिख दिया। अब d भी चेंज हो रहा है तो d को भी छोड़ देंगे। तो अब और वैसे भी तुम देख रहे हो 8 एलिमेंट का ग्रुप बनता है तो 3 एलिमेंट रिड्यूस होते हैं, a, b और d रिड्यूस हो जाएंगे, c यहाँ पे बचेगा। अब हम कौन सी फॉर्म में लिख रहे हैं, पीओएस फॉर्म में। तो SOP फॉर्म में लिखते तो आगे क्या लगाते हैं, पहले ग्रुप का काम करते ही डॉट प्लस लगाते। अब यहाँ पे क्या लगेगा, SOP फॉर्म में लिखेंगे तो डॉट लगेगा। अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट ग्रुप पे चलेंगे। तो इस ग्रुप में हम यहाँ पे आए और इस ग्रुप के लिए चेक किया, a की वैल्यू 0 से 1 चेंज हो रही है, छोड़ देंगे। b की वैल्यू कितनी है, 1, तो क्या लिखेंगे, b बार, क्या लिखेंगे, b बार। और फिर यहाँ पे प्लस, अब यहाँ पे SOP फॉर्म होता तो डॉट लगाते, है ना, किसी भी ग्रुप में एलिमेंट्स के बीच में क्या लगाते हैं, डॉट SOP फॉर्म में, लेकिन पीओएस फॉर्म में क्या लगाना पड़ेगा, प्लस लगाना पड़ेगा। तो a और b की बात हो गई। अब यहां से यहां आएंगे, c 0 से 1 चेंज हो रहा है, छोड़ देंगे। d की वैल्यू 0 है तो क्या लिखेंगे, d लिखेंगे, d बार नहीं लिखेंगे, ठीक है ना। तो 4 का ग्रुप बन रहा है इसलिए 2 एलिमेंट रिड्यूस होंगे, a और c रिड्यूस हो गए, b बार प्लस d बार। तो ये फॉर्म तुम्हारे पास किसकी है, ये फॉर्म है पीओएस फॉर्म की। ये सम है, ये भी सम टर्म थी लेकिन इसमें बाकी के एलिमेंट 1 है। तो सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ सम, पीओएस का मतलब क्या है, प्रोडक्ट ऑफ सम। ये वाली सम टर्म है, इसका प्रोडक्ट, ये वाली सम टर्म थी, इसका इसके साथ प्रोडक्ट। तो पहले सम वाली टर्म आएंगी और उनके बीच में प्रोडक्ट लगेगा, उसको क्या बोलेंगे, प्रोडक्ट ऑफ सम। सम ऑफ प्रोडक्ट में प्रोडक्ट वाली टीमों के टर्म्स के बीच में प्लस लगते हैं तो उसको सम ऑफ प्रोडक्ट टर्म बोलते हैं। तो इस तरीके से हम केएमएफ को सोल्व कर सकते हैं। ओके, तो नेक्स्ट क्लास में हम इसमें पढ़ेंगे डोंट केयर कंडीशन, कि अगर मान लो केएमएफ में हम डोंट केयर कंडीशन इंट्रोड्यूस कर दें तो क्या होगा। तो डोंट केयर कंडीशन इंट्रोड्यूस करने का मतलब क्या है कि अगर तुम्हारे पास इनपुट वेव फॉर्म दिए हुए हैं, सपोज तुम्हारे पास 4 इनपुट है और 4 इनपुट में तुम्हारे कितने कॉम्बिनेशन आते हैं, 16 कॉम्बिनेशन।
तो अगर मान लो एक कॉम्बिनेशन कहीं पे भी अपीयर नहीं हुआ, सपोज ये 10 के करस्पॉन्डिंग ये वाला कॉम्बिनेशन कहीं अपीयर नहीं हुआ, तो इसका मतलब इसको हम कहेंगे कि डोंट केयर। इस कॉम्बिनेशन के लिए क्या यूज करेंगे? डोंट केयर यूज करेंगे। ठीक है, तो डोंट केयर का मतलब समझ में आ गया। डोंट केयर का मतलब कुछ भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है या फिर 1 भी हो सकता है। ओके, तो अगर तुम्हारे पास डोंट केयर आ जाता है, जैसे मैं तुम्हें कहूं कि सम ऑफ प्रोडक्ट टर्म में हमें के मैप को सोल्व करना है और एक्सप्रेशन तुम्हें दे दिया प्लस ऐसा तो दिया हुआ ही है प्लस डोंट केयर। डोंट केयर में क्या क्या आ रहा है तुम्हारे पास? M0 और M4 सपोज ऐसे आ जाए, M0 और M4। और डोंट केयर को हम किससे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? X से रिप्रेजेंट कर सकते हैं डोंट केयर को, या फिर सिंपली D लिख के भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है। तो जनरली मैं अपने इस सिलेबस में या इस कोर्स में डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में डोंट केयर को क्रॉस से रिप्रेजेंट करूंगा। किससे रिप्रेजेंट करेंगे अपन? क्रॉस से रिप्रेजेंट करेंगे। अगर कहीं पे एलिमेंट तुम्हें क्रॉस दिखे तो इसका मतलब क्या होगा? डोंट केयर होगा, राइट। तो एलिमेंट्स में कैसे लिखेंगे? तो तरीका तुम्हारे पास के मैप को लिखने का क्या होगा वो मैं तुम्हें अभी बता देता हूं। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट इसका कल डिस्कस करेंगे कि पेयर में डोंट केयर को कैसे शामिल करेंगे या फिर किसी भी ग्रुप में डोंट केयर को कैसे शामिल करेंगे। ओके, तो इसको लिखने का तरीका एक बार फिर से देख लें। बहुत सिंपल है, केवल जो एलिमेंट्स दिए हुए हैं डोंट केयर वाले वहां पे क्रॉस लिखना है और कुछ नहीं लिखना। ठीक है ना? तो A, B, C और D, 0 0 0 1 देन 1 1 देन 1 0 0 0 0 1 1 1 एंड 1 0। ओके, तो अब देखें यहां पे तुम्हारे पास M2 है। M2 कहाँ पे आता है? ये M0 M1 M2। M2 तुम्हारे पास 1, M3 तुम्हारे पास 1, M4 M5 M4 M5 M6 M7 1 M8 M9 M10 1 M11 1 M12 M13 M14 M15 1 ऐसे। और इसके बाद डोंट केयर में क्या है? M0 M0 तुम्हारे पास यहाँ आता है तो इसको कर दोगे क्रॉस। देन M4 M4 यहाँ आता है, यहाँ पे क्या कर दोगे? क्रॉस कर दोगे। तो ये तुम्हारे पास एलिमेंट्स फिल करने का तरीका है। अगर तुम्हें ऐसे दिया हुआ है, ध्यान रहे इसका क्वेश्चन नेट में आया हुआ है, इस तरीके का क्वेश्चन नेट के एग्जाम में आया हुआ है। तो इसको हमें ढंग से डिस्कस करना है कि डोंट केयर को कौन से ग्रुप में हम शामिल कर सकते हैं, कौन से ग्रुप में शामिल नहीं कर सकते। ठीक, और इसके बाद कुछ हमने प्रीवियस क्लासेस की है, तो बहुत सारे बच्चे हैं जो बहुत ही ध्यान से इन लेक्चर्स को पढ़ रहे हैं, वीडियो लेक्चर्स को बहुत ध्यान से पढ़ रहे हैं। तो उन्होंने कुछ स्क्रीनशॉट लिख के मेरे पास भेजे जिनको कुछ मिस्टेक्स नज़र आई, तो उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं थोड़ा सा कि जो लिखने में कुछ प्रिंटिंग मिस्टेक्स थी उनको भी मैं तुम्हें बता देता हूँ, उनको थोड़ा सा करेक्ट कर लेना। तो पहली तुम्हारे पास है पहले लेक्चर की। तो पहले लेक्चर में हमने जो डेसिमल नंबर सिस्टम पढ़ा था और डेसिमल नंबर सिस्टम का रिप्रेजेंटेशन किस तरीके से होता है तो वो मैंने तुम्हें बताया था। तो डेसिमल नंबर का जो रिप्रेजेंटेशन होता है वो 0 से 9 तक के इसमें डिजिट्स आ सकते हैं और इसका बेस कितना होता है? 10। और लेक्चर में मैंने यहाँ पे 0 की जगह क्या लिख दिया था? 1 to 9 लिख लिया था। तो इस 1 को 0 कंसीडर करें, 0 से 9 तक के, यानी 10 डिजिट्स 0 से लेके 9 तक के वो डेसिमल नंबर में आ सकते हैं। पहला करेक्शन तुम्हारे पास ये है। दूसरा, एक किसी लेक्चर में जिसमें हमने बाइनरी से ग्रे कोड कन्वर्ट करना सीखा था या ग्रे कोड से
बाइनरी में कन्वर्ट करना सीखा था ग्रे कोड को, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन था। तो उसमें यहाँ पे ये फोटो क्लिक करके भेजी थी, मैं यहाँ पे दोबारा से लिख देता हूँ। यहाँ पे मैंने लिखा था ग्रे कोड, ठीक है। यहाँ पे मैंने लिखा था 9 और ये 10, यहाँ पे लिखा था बाइनरी। अगर तुम्हारे समझो, जिसमें हमने बाइनरी को ग्रे कोड में और ग्रे कोड को बाइनरी में कन्वर्ट करना सीखा था, उस लेक्चर की बात हम कर रहे हैं। तो यहाँ पे मैंने यहाँ नंबर लिखा था 1011 और 1100, और यहाँ पे तुम्हारे पास था 1110 और यहाँ पे तुम्हारे पास है 1010। तो बेसिकली जो मिस्टेक्स हुई थी वो क्या थी कि ये जो नंबर है, मैंने कहा था ये 9 की बाइनरी है, लेकिन एग्जैक्टली अगर तुम देखोगे तो ये 9 की बाइनरी नहीं है। हालांकि इस बाइनरी का ग्रे कोड ये है, सही है, एकदम सही है, ये हमने सही तरीके से किया था। इस बाइनरी का ग्रे कोड यही होगा, ये भी सही है। लेकिन जो मिस्टेक है वो ये है कि ये इसका जो डेसिमल नंबर होगा वो क्या होगा और इसका जो डेसिमल नंबर होगा वो क्या होगा। तो यहाँ पे मिस्टेक्स है। एक बार फिर से देख ले इसको, 1011, इसको अगर तुम डेसिमल में कन्वर्ट करोगे, ये बाइनरी नंबर है, बाइनरी को डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो क्या करेंगे, 2 टू दी पावर 0, 2 टू दी पावर 1, 2 और 3, और यहाँ पे तुम्हारे पास कितना आ जाएगा, 1 इंटू 2 टू दी पावर 0, 2 टू दी पावर 0 1, तो 1 प्लस 2 प्लस 0 प्लस 8, तो कितना आएगा, 8 2 10 और 1 11। तो यहाँ पे इस 9 की जगह तुम क्या करोगे, 11, ठीक है। ये 11 की बाइनरी है जिसका ग्रे कोड क्या होगा, ये होगा। और दूसरा, यहाँ पे दूसरा तुम्हारे पास ये नंबर था 1100, तो यहाँ पे 2 टू दी पावर 0, इसका डेसिमल कितना होगा, 2 टू दी पावर 2 और 2 टू दी पावर 3, तो यहाँ पे आ जाएगा 0 प्लस 0 प्लस 4 प्लस 8, तो ये आ जाएगा 12। तो यहाँ पे तुम्हारे पास 10 की जगह क्या आएगा, 12। लेकिन कंसेप्ट वही है कि दो कंजुगेटिव नंबर्स अगर तुम्हारे पास आते हैं तो उसके ग्रे कोड सिग्नल अगर तुम लिखते हो तो उसमें केवल एक डिजिट ही चेंज होता है। तो देख लो, यहाँ पे 1 का 1 है, 1 का 0, ये डिजिट चेंज हुआ, ये दोनों सेम है। बस इसका ध्यान रखना है। तो ऐसी मिस्टेक्स हो सकती हैं, इनका तुम ध्यान रखोगे, मुझे तभी पता चलेगा तुम लेक्चर कितने ढंग से पढ़ रहे हो, ठीक है ना। तो आज के लिए मेरे हिसाब से इतना काफ़ी है। अगली क्लास में हम डोंट केयर कंडीशन जो इंट्रोड्यूस की है के मैप में, उससे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स करेंगे। इसके बाद बूलियन अलजेब्रा का थोड़ा सा पार्ट करेंगे और उसके बाद बेसिक गेट्स के आगे के लेक्चर्स को देखेंगे, जिसमें मैंने तुम्हें बताया था मल्टीप्लेक्सर, डीमल्टीप्लेक्सर, इनकोडर, डिकोडर, पेरिटी चेकर, सबट्रैक्टर, एडर, जिसमें हाफ एडर, फुल एडर, हाफ सबट्रैक्टर, फुल सबट्रैक्टर, पैरेलल सबट्रैक्टर, पैरेलल एडर, मल्टीप्लेक्सर, डीमल्टीप्लेक्सर, इनकोडर, डिकोडर, 7 सेगमेंट, इस तरीके के कई टॉपिक्स होंगे जिनको हम डिस्कस करने वाले हैं। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।